हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का पढ़ लिया ज्ञानी के इस चैनल पे। बेसिकली हम लोग वेक्टर में आगे बढ़ चुके हैं और काफी कुछ हमने कवर किया है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर हमने क्वेश्चंस देखे थे। सिमिलरली आज का जो टॉपिक है वो हमारा है, कुछ मेन टॉपिक तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, साथ ही साथ छोटे मोटे एक दो टॉपिक और भी होंगे। और सिमिलरली इसके बाद का जो वीडियो होगा फिर वो क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस होगा और वो वीडियो लंबा जाएगा, है ना। बेसिकली वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पूरा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल इसको शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बिना टाइम वेस्ट किए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम लोग समझते हैं। तो यार रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले ये समझो कि ये मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने से पहले ये समझो कि ये होता क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये होता क्या है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये होता क्या है। अच्छा देखो, डेफिनेशन लिख लो पहले कि इट इज अ process of it is a process of splitting single vector a single vector into two vector in different direction which together produce same effect as produced by one vector अब बात समझो, मेरी बात को समझो। मेरे पास कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर को ना मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। और ये दोनों पार्ट्स मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जितना एक सिंगल वेक्टर करता था। मतलब हमने कुछ किया नहीं, एक वेक्टर लिया, मान लेते हैं वो एक्स फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने उसी वेक्टर को दो पार्ट्स में ऐसे तोड़ा कि दोनों मिलाने पर भी हमें एक्स फोर्स मिल रहा है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब इस चीज को समझते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। बचपन में वो देखे हो, क्या बोलते हैं, बचपन में कोई एक गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें रस्सी बांधते हैं और ऊपर जब खींचते तो दिखाई देता होगा कि गाड़ी थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा हुआ रहता है। ऐसा देखे हो क्या? देखोगे बचपन में, है ना। बेसिकली है क्या कि हम लोग किसी गाड़ी में अगर ऐसे मुंह पकड़ के आगे की तरफ भागेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे तो गाड़ी ऐसे ना हो, ऐसे सरफेस पे ना हो, ऐसे सीधे ना चल के थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ दिखेगा, है ना। और तब हमें चलते हुआ, इसका मतलब कि वो आगे भी बढ़ रहा है और कुछ एंगल ऊपर उठा भी हुआ है। समझ में आया ना। तो वो आगे चलते हुए कुछ एंगल पे भी है। इसी चीज को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझेंगे। तो मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसे एक फोर्स है ऐसा, ठीक है। ऐसे लो, कोई एक फोर्स है हमारे पास, एफ एफ कोई एक फोर्स है, ठीक है। और जो कि थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस से इंक्लाइन है। हमने क्या बोला था, अब हम इस F4 को दो पार्ट में तोड़ देंगे। पहला एक पार्ट होगा x के तरफ और दूसरा पार्ट होगा एक y के तरफ, और यही दोनों मिलके वापस F के बराबर ही आ जाएगा। हमें ये बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे, जरा एक काम करते हैं। इस पूरे फिगर में हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखो, है ना। और अब हम लोग एक फॉर्मूला जो पहले पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, ये याद तो होगा ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। मैं ये हर हर मतलब हर वीडियो में लिख देता हूँ ताकि याद रहे बच्चों को, कि ऐसे ट्रिक से भी याद कर लेना, ठीक है। अब नामकरण कर देते हैं इस ट्रायंगल का, थोड़ा सा इस पॉइंट को नाम दे दो। तो चलो ए ओ बी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन ट्राइंगल कौन से, ए एफ ओ, मतलब इस ट्राइंगल के, सॉरी पहले ये वाला, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। इस ट्राइंगल के अंदर देखो ओ एफ बी, इन ट्राइंगल ओ एफ बी,
ओ एफ बी ट्राइंगल के अंदर देखो जरा, साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो कितना आता है, कितना आता है? साइन थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एफ बी, ये बेस हो जाएगा, ये यही तो, चलो यहाँ पे एफ हो जाएगा ना ये, चलो ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं एफ और इसका नाम दे देते हैं क्यू। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, अब तो सही हो गया, चलो ठीक है। तो एफ डी डिवाइडेड बाई एफ, एफ, है ना? तो अगर हम यहाँ से एफ बी निकालना चाहें, सॉरी एफ बी कहाँ चला गया यार, ये गड़बड़ कर दी ना, साइन थीटा हो जाएगा अब कितना, एफ बी नहीं होगा अब तो ना, पैटर्न चेंज होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्यूब, क्यू बी अपॉन एफ हुआ, और क्यू बी इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इतना में किसी को दिक्कत है तो भाई सोच, कमेंट जरूर करो। यहां तक तो समझ में आ गया, क्यू बी इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। आगे देखो, सेम इसी ट्राइंगल में साइन थीटा तो निकल गया, कॉस थीटा कैसे निकलेगा बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ, कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये चीज? देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस एफ को दो पार्ट में तोड़ा। देखो एक मतलब इस पोर्शन को हम, अच्छा देखो फिगर के हिसाब से अगर देखें तो क्यू बी, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा। अच्छा जब ये एफ साइन थीटा है तो ये भी इधर एफ साइन थीटा ही तो हो जाएगा, इधर लिखो या इधर लिखो, बात तो एक ही है भाई, तो यहाँ लिखो। मतलब हमने इस एफ फोर्स को दो पार्ट में तोड़ा है, एक एलोंग द थीटा जो कि आया है एफ कॉस थीटा, और एक थीटा के परपेंडिकुलर जो कि आया है एफ साइन थीटा। मतलब हमने अब इस फोर्स को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा के टर्म में। क्लियर है बात, दिख रहा है ना इसमें? परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा के टर्म में तोड़ा है, ठीक है। और अगर हम इस एफ साइन अंडर रूट एफ साइन थीटा स्क्वायर प्लस एफ कॉस थीटा स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आएगा, यही एफ आ जाएगा। करके देखना, अभी एग्जांपल देंगे उसमें करके देखना तुम लोग, ठीक है। ये आया, तो यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने का मतलब क्या है कि हमने किसी फोर्स को दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि दोनों का मिला के वही सेम इफेक्ट आए। तो अब हमेशा, अब तुमको कोई भी क्वेश्चन आएगा कि रिजॉल्व करने के लिए, तो ऐसे करोगे क्या? बिल्कुल मत ऐसे करना, एक ट्रिक समझ लो कि along the theta, along theta फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो होगा cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो होगा sin थीटा। ये बात समझ में आ रहा है? along थीटा। देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं तुमको। ये रहा एफ फोर्स और थीटा हमने चेंज कर दिया, है ना? तो along थीटा, जहां थीटा है यहां आ जाएगा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब समझ में आ रहा है बात? तो जहां थीटा हो along थीटा उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगर नहीं मन हो रहा है तो भाई ले यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है ऐसे, फिर इस ट्राइंगल का नाम देना और करके देखना, यही आएगा, एफ कॉस थीटा इधर जाएगा, एफ साइन थीटा ही जाएगा इधर। समझ में आ रहा है ना बात? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया? एक दो क्वेश्चन कर ले क्या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे? ला चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे मैंने एक दो क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, इसको मिटा सकते हैं क्या? हम मिटा तो सकते ही हैं, चलो ऐसे ही लिख लो। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट, सॉरी 10 न्यूटन makes make angle 60 डिग्री विथ, कैसे? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और क्या बोल रहा है? फाइंड इट्स कंपोनेंट, फाइंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है।
अब इसका कंपोनेंट निकालना है। देखो यही क्वेश्चन था एक्चुअली का, दिख तो रहा है ना बोर्ड में इस साइड का। हाँ ठीक है, हल्का सा उधर कट रहा है, चलो ठीक है, इतना पे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स है 10 न्यूटन का, मान लेते हैं ये है हमारा ऐसे, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे बन रहा है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे बन रहा है। तो हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना है, तो हमको पता है ना along द थीटा ये क्या हो जाएगा 10 cos 60, और इसी का ये कौन कंपोनेंट कौन जाएगा 10 sin 60 डिग्री, समझ में आया। अब 10 cos 60, तो 10 इंटू cos 60 यानी 1/2, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होगा, और 10 इंटू √3/2, 5/√3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हम सोचते हैं इस चीज को, जरा सोच के देखते हैं। मेरे पास दो फोर्सेस है, एक एफ हो गया। अब देखो इतना तो हमने कर लिया ना, अब हमको अगर हम चाहें तो ये बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि ये दोनों जो रिजल्टेंट है इन दोनों को वेक्टोरी हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमें यही आएगा। कैसे, जरा चेक करते हैं एक बार, अगर नहीं लगता तो चेक कर लो एक बार। कैसे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको पता है ना, मतलब देखो आर रिजल्टेंट हम जस्ट चेक करेंगे, एंगल वंगल कुछ नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस चीज को देखो 5/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √5 इंटू 5 इंटू 3, 5 5 25 75 प्लस 5 5 25, हाँ, तो √100 यानी कि 10, है ना, √100 यानी कि 10। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थीटा इसका 60 डिग्री आएगा। बट आपका ये होमवर्क है कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एक बार प्रूव करके देखो, नहीं तो हम एक ट्रिक सिखाएंगे, है ना, वाई बाई एक्स करके, तो वो हमको मालूम चल जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है ना। तो इतना तो हो गया, ये बेसिक चीज है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ही आएगा, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को अब क्या देखना है इसमें। इतना तो हो गया, एक दो क्वेश्चन और देख ले, क्या क्वेश्चन कुछ है बाकियों की या है, नहीं है, चलो देखते हैं, इसमें कुछ दिख तो नहीं रहा है, नहीं है। अब चलो हम लोग अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं, जो कि है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर, एक छोटा सा टॉपिक है, हल्का सा समझना है बस, पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे। क्लियर है ना, ये सारा चीज सब हटो, मिटा देते हैं इसको, हटा इसको, या डस्टर पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। अब देखो इस चीज को, अगर हमको पोजीशन वेक्टर की बात करनी है, व्हाट इज, अगर अगला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर, तो सबसे पहले ये होता क्या होगा जरा सोच के देखना। पोजीशन वेक्टर ये क्या काम करता होगा, ये किसी ना किसी चीज को किसी ना किसी के पोजीशन को ही डिनोट करता होगा, किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, तो एक वेक्टर के फॉर्मेट। तो मान लेते हैं मेरा कोई ये कोई एक एक्स एक्सिस है, और ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है मेरा जो कि यहाँ पे, ठीक है, कोई एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे, तो वो कुछ ना कुछ एक्स में होगा ऐसे, और कुछ ना कुछ वाई में होगा, और मान लेते हैं ये है वो पॉइंट ऐसे, ठीक है। तो इस पॉइंट को डिनोट करने के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा P, तो ये किस फॉर्मेट होता है, एक्स कॉमा वाई, तो P जो होगा वो हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में होगा। और जरा ध्यान से देखो, हम लोग एक चीज अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो कि है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। लेकिन एक चीज को समझो, मेरे पास अगर कोई एक ऐसा वेक्टर है, एक्सिस की बात करता हूँ, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है के कैप। मतलब कि अगर हमें लिखा है कोई फोर्स है F इज इक्वल्स टू 10 आई कैप, इसका मतलब है कि वो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। अगर वही लिखा है 40 जे कैप, मतलब वो वाई डायरेक्शन में है, और वही लिखा है 60 के कैप, मतलब वो के डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है बात, ऐसे लिखा है। तो हम लोग इस चीज को, पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोई एक फोर्स ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, P जो होगा वो कितना होगा, x में कितना है आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर z भी होता तो z
के कैप। यही तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, है ना। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही तो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब इससे एक छोटा सा सवाल है, देखो कैसे, क्या सवाल क्या है। एक छोटा सा सवाल है कि अगर हमको कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट पी है जो कि है 3,2,5, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा? ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे होगा जरा लिखो। अब एक दो क्वेश्चन इधर से भी था क्या? हाँ, इधर का भी एक दो क्वेश्चन तो था। चलो ठीक है, वो देखेंगे हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दिखेगा। तो देखो, पी जो लिखेंगे वो हम होगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप। क्लियर है बात? 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? हो गया, पोजीशन वेक्टर यही है, इसमें और कुछ बचा नहीं। अगला एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर तो हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे काम करता है, जरा इस चीज को देखो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जरा ध्यान से देखते हैं इस चीज को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये किसी ना किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट ही तो बताएगा। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P यहां पे था और P का कोऑर्डिनेट था। कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? मान लेते हैं x1, y1, z1 रहा होगा। इसका पोजीशन वेक्टर r1 ले लो, ठीक है। और ये कोई एक पोजीशन वेक्टर है q, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट है z2। तो हम ये बोल रहे हैं कि P से Q जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मतलब हमको ये जो निकालना है, हमको ये ऐसे कुछ निकालना है, ठीक है। ये R1 ले लो, ये R2 ले लो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट को RS मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये RS डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मान लेते हैं, हम वैसे लिख रहे हैं बस, ठीक है। ये क्या होगा? Q माइनस P, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल को माइनस कर देना। अब देखो कैसे माइनस करोगे जरा देखो। x में कितना है? तो ये x2 माइनस x1, और x के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 ij k कैप। नाउ दिस इज द पोजीशन वेक्टर। यही तरीका है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें बता देते हैं। एक पोजीशन वेक्टर पे ये क्वेश्चन कर लो, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन। एक पॉइंट है, सॉरी सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ना, माफ कर दो यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक क्वेश्चन था यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से रिलेटेड। अभी मैं इस चीज को कैसे करता हूँ, चलो देखो। अगर हमको कह रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यहाँ। अभी एक क्वेश्चन ये है कि देखो, एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट P235, पॉइंट कितना है? पॉइंट P है, P पॉइंट है जो कि है 2,3,5। ये मूव करता है, मूव टू Q, कितना है? 3,4,5। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा ये निकालो। तो हम क्या कर देते हैं, P को अगर हम लिखना है तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं? P को हम लिख सकते हैं ना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और Q को कैसे लिख सकते हैं? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब हमको Q में से P माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 3v माइनस 2i कैप प्लस 4 माइनस 3j कैप प्लस 5 माइनस 5k कैप। तो ये हो जाएगा i कैप j कैप एंड k कैप। है क्या इस टाइप का कुछ? एक सेकंड, 5 था ना।
चाहिए। तो देखो सही वही आ गया, इसका आंसर आ गया। 3 में से 2 घटेगा 1, तो 1 के लिए क्या लिख देते हैं, सिर्फ आई कैप लिख दो ना, कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। 4 में से 3 घटेगा 1 जे कैप, और 5 में से 5 जीरो के कैप, तो फिर के कैप लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा, क्लियर है बात। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक यूनिट वेक्टर होता है, क्या होता है, एक होता है हमारा यूनिट वेक्टर, एक होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन दिखाने का काम आता है। अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमने पढ़ा था ए कैप जैसे निकलता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ए वेक्टर तो लिख दोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 3i प्लस 5j, कुछ रैंडमली कुछ भी दे देते हैं, 3i प्लस 5j कैप कोई एक वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ए कैप कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3i, तो हम ऐसे नहीं देते हैं, 4i प्लस 3j। तो हम ए कैप कैसे निकालेंगे इस चीज का, तो देखो वेक्टर है यानी 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मतलब मॉड ए कैसे निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकाला जाएगा, तो ये निकलेगा अंडर रूट पहले 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ए कैप जो हमारा आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप, और अंडर रूट 4 4 16, 3 से जाए तो अंडर रूट 25, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा यूनिट वेक्टर, और इसके अगले वीडियो में हम लोग मतलब 30-40 क्वेश्चन करेंगे यूनिट वेक्टर से रिलेटेड, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।